नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल करियर जंक्शन पर फिर से एक बार स्वागत है। कल जो पिछली क्लास हम लोगों ने मूल अधिकार शुरू किया था, हमने उस दिन बताया था आपको पिछले क्लास में कि जो भाग 3 में है ये देखिए, इसमें हमने आपको बताया था कि इसको कई पार्ट में हम लोग को तोड़ करके पढ़ना है। एक जो था ये जो पिछले क्लास में हुआ था, मूल अधिकार का इंट्रोडक्शन क्लास कह लीजिए आप हुआ था। वहाँ से इसमें हमने आपको बताया था कि ये जो मूल अधिकार है ये भारतीय संविधान के भाग 3 में है। ये सब पिछले क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं, भाग 3 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो भाग 3 में जो अनुच्छेद है वो 12 से 35 तक जो है उल्लेख किया गया है, जिसमें जो आपका मूल अधिकार है वो 14 से 32 तक है। ठीक, यानी भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 है और जो आपके मूल अधिकार हैं वो 14 से 32 तक हैं। इसमें हमने आपको बताया था कि जो मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में जो है वो कितनी है, 6 मूल अधिकार हैं। लेकिन ये जब संविधान लागू हुआ था उस समय इनकी जो संख्या थी वो थी 7। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में कौन मूल अधिकार नहीं है या कौन मूल अधिकार है। तो पिछले क्लास में बता चुके हैं, एक बार इसका रिवाइज कर लीजिए। तो बताया था कि प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7। और इसमें क्या किया गया कि 44वां संविधान संशोधन यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो आपका अनुच्छेद 31 है, अनुच्छेद 31 यानी संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया था और इसको हटा करके अनुच्छेद 301 के अंतर्गत जो है इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। यानी अनुच्छेद 31 जो है वर्तमान में मूल अधिकार नहीं है। अगर इसका प्रावधान पूछे तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मूल अधिकार नहीं है, और ये वर्तमान में क्या है, विधिक अधिकार है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 301 के अंतर्गत। ठीक, तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6। ये सब उस दिन हुआ था। देखिए, आज जो हम लोग को पढ़ना है यहाँ अनुच्छेद 12 से पढ़ना। कि हमने आपको बताया था कि मूल अधिकार जो है वो यानी जो मूल अधिकार शब्द है, दो चीजें उस दिन बताई थी। एक बताए थे कि मूल अधिकार शब्द कहाँ से आया, तो ब्रिटेन से आया है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तब उसका उत्तर होगा यूएस। यानी भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये सब उस दिन हो गया था। देखिए, इसमें आज हम लोग को शुरू करा अनुच्छेद 12। दोस्तों, अनुच्छेद देखिए, दो चीजें हैं। अभी पीछे हमने बताया कि जो भाग 3 है उसमें 12 से लेकर के 35 तक उल्लेख किया गया है। लेकिन जो हमारे मूल अधिकार है वो कहां से कहां तक, 14 से लेकर के 32 तक उल्लेख किया गया। तो बात यह आता है कि 12 13 में क्या है, 33 34 35 में क्या है, वो लोग भी देखेंगे, उसको भी देखेंगे। लेकिन अभी यहां सबसे पहले जो है अनुच्छेद 12। देखिए, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12, और इसमें है क्या, राज्य की परिभाषा। अब देखिए, जो राज्य की परिभाषा है, एक बात ध्यान रखिएगा कि पूरे संविधान में राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है या फिर निदेशक तत्व में अनुच्छेद 36 में है। ठीक, वो भी ये बात करेंगे उस पर। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। अब यानी बताया गया है कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत कि राज्य किसे कहेंगे, यानी राज्य किसे कहा जाता है। तो अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद और विधान मंडल। दूसरा जो है वो है अस्थाई संस्था।
अस्थाई संस्था का मतलब ऐसा होता है कि अस्थाई संस्थाएं उन्हें उन्हें कहा जाता है कि जो संस्थाएं जो हैं, जैसे या ऐसे कह लें संवैधानिक या गैर संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक और गैर संवैधानिक, अगर इसको ऐसे कह लें कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्था। अब देखिए यहाँ पे दो शब्द है, एक है संवैधानिक और एक है गैर संवैधानिक। संवैधानिक का मतलब ऐसा होता है, संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं यानी जिन संस्थाओं का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया हो उन्हें कहा जाता है संवैधानिक संस्था। जैसे आपका निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये सब क्या है? संवैधानिक संस्था हैं। गैर संवैधानिक संस्था मतलब ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख जो है संविधान में ना किया गया हो। ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में ना किया गया हो, जैसे इसमें आप देखेंगे तो LIC, भेल, गेल, सेल, ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे और दो चीजें आपको समझने की, संवैधानिक यानी संवैधानिक और गैर संवैधानिक। देखिए गैर संवैधानिक का मतलब ऐसा नहीं है कि ये गैर कानूनी हो गए। संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में किया गया हो, वो संवैधानिक संस्था। और ऐसे उल्लेख जिनका संविधान, ऐसे संस्था जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है गैर वैधानिक है। वो वैधानिक है लेकिन उल्लेख संविधान में ना होने के कारण उन्हें संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था कहा जाता है। एक पॉलिटी में क्वेश्चन भी पूछता है, निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? तो क्या दे देगा? 3 संवैधानिक दे देगा, 1 गैर संवैधानिक, या 3 गैर संवैधानिक दे देगा और 1 जो है वो संवैधानिक दे देगा। या पूछ लेगा कौन संवैधानिक है या कौन संवैधानिक नहीं है। और या तो इनके, या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक चीज और इसमें कह सकते हैं, अस्थाई स्वशासन संस्था। अस्थाई स्वशासन संस्था का मतलब होता है जैसे नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सब क्या है? अस्थाई स्वशासन संस्था है। और तीसरा जो है, जो तीसरी संस्थाएं आती हैं वो राज्य के विधि द्वारा पोषित संस्था, या राज्य के द्वारा, या ऐसी संस्थाएं जिनका जो है, जिनके अंदर जो है सरकार, यानी जो सरकार के द्वारा स्वतः यानी पूर्णतया या अंशतः पोषित होती हैं, ऐसी संस्थाओं को किसके अंतर्गत रखा जाता है? राज्य के अंतर्गत रखा जाता है। यानी यहां पे लिख सकते हैं राज्य के द्वारा पोषित संस्था। अब पोषित का मतलब यह है कि उन्हें सरकार के द्वारा जो है पोषित किया जाए, चाहे पूर्णतया या आंशिक रूप से पोषित किया जाए, उन्हें कहा जाएगा कि राज्य के द्वारा पोषित संस्था कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या किसको शामिल किया गया है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद और विधान मंडल को शामिल किया गया है। यहाँ पे संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्था, या इनको कहले स्थानीय स्वशासन संस्था। संवैधानिक या गैर संवैधानिक संस्था का मतलब यही हो गया कि ऐसे संस्थान, संवैधानिक का मतलब ऐसे संस्थान जिनका उल्लेख संविधान में किया गया हो। जैसे हमने आपको बताया निर्वाचन आयोग हो गया, लोक सेवा आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, ये सब क्या है? वित्त आयोग हो गया, ये सब संवैधानिक संस्थान है, यानी इनका उल्लेख संविधान में किया गया है। गैर संवैधानिक संस्था का मतलब होता है कि ऐसे संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, जैसे ONGC, भेल, गेल, सेल, LIC, ये सब क्या हैं? गैर संवैधानिक संस्थान है। तो ऐसी संस्थाएं आ जाती हैं। और ये अस्थाई स्वशासन संस्थाओं का सेंस यहाँ पे ये है कि नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, ये सब क्या है? स्थानीय स्वशासन संस्थाएं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो स्थानीय जो स्वशासन संस्थाएं होते हैं, यानी अस्थाई स्वशासन संस्थाएं होती हैं, ये संवैधानिक संस्थाएं। भाई
ये जो है, जैसे पंचायत क्या है, संवैधानिक है, नगर निगम क्या है, संवैधानिक है, यानी इनका उल्लेख संविधान के अंतर्गत किया गया है। ठीक। राज्य के द्वारा पोषित संस्था, अब पोषक का मतलब है कि जो राज्य संचालित करता हो। कई संस्थाएं ऐसी हैं जो पूर्णतया पोषित होती हैं, कई सारी संस्थाएं हैं जो आंशिक रूप से पोषित होती हैं। तो राज्य के द्वारा अगर पोषित होती हैं तो फिर वो क्या हो जाएंगी, वो राज्य कहलाएंगे। तो इन्हें कहेंगे क्या, राज्य। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे देगा, निम्नलिखित में से किसे राज्य की श्रेणी में शामिल किया जाता है या किसे राज्य की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता। तो ये ध्यान रखिएगा कि राज्य के श्रेणी में जो शामिल होती हैं इनको राज्य की श्रेणी में शामिल किया जाता है, यानी यही क्या है, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, एक कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 में है। दूसरा ऐसे देगा, निम्नलिखित में से कौन राज्य है या कौन राज्य नहीं है। तो यहाँ पे इतनी चीजें हैं, ये राज्य होंगे, अगर ये चीजें आ जाएंगे तो राज्य होंगी। अब ध्यान रखिएगा कि उसमें क्या देता है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किसे राज्य की श्रेणी में शामिल किया जाता है, या तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा किसे राज्य की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता। ठीक। तो इतनी चीजें हैं, तो ये राज्य हैं, इसके अलावा कोई है तो राज्य की श्रेणी में शामिल नहीं होता। इसके बाद है आपका अनुच्छेद 13। देखिए 12 में राज्य की परिभाषा है और 13 में जो है विधि की परिभाषा है। विधि की, देखिए विधि की परिभाषा इंपॉर्टेंट हो जाती है मूल अधिकारों के लिए, क्योंकि विधि ही आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, और जब विधि ही मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उनका परिभाषा जो हो जाता है वो, यानी विधि हम किसे कहेंगे, यानी किसको विधि के अंतर्गत रखा जाएगा। तो अनुच्छेद जो 13 है, यानी अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में है विधि की परिभाषा। अब देखिए बात यह है कि विधि किसे कहेंगे। तो विधि किसे कहेंगे, पहला होता है संसद और विधानमंडल के द्वारा जारी अस्थाई विधि। दूसरा क्या होता है, राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश। और तीसरा है विधि का बल रखने वाली रूढ़ि और प्रथा। इसे क्या कहेंगे हम लोग, विधि कहेंगे। किसे कहेंगे, यानी अनुच्छेद 13 में क्या है, विधि की परिभाषा। तो बात ये आती है, यानी विधि की परिभाषा का मतलब, यानी हम लोग विधि किसे कहेंगे। अनुच्छेद 13 में यही बताया गया है कि विधि किसे कहा जाता है, यानी विधि किसे कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए किसे कहेंगे विधि, संसद और विधानमंडल के द्वारा जारी अस्थाई विधि। देखिए जो संसद होता है या विधानमंडल, संसद तो केंद्र में है और विधानमंडल कहाँ पे है, राज्य में है। तो ये जो विधि बनाते हैं ये अस्थाई विधि बनाते हैं। अस्थाई विधि का मतलब क्या होता है, परमानेंट होते हैं और संविधान में जो इनका उल्लेख होता है। तो संसद और विधानमंडल के द्वारा जारी क्या, अस्थाई विधि, यानी ये जो विधियों का निर्माण करते हैं वो क्या होते हैं, अस्थाई विधि होती है, परमानेंट होती हैं, हमेशा के लिए होती है। कब तक के लिए,
जब तक कि दोबारा उन्हें संशोधित करके हटा ना दिया जाए, जब तक जो है वो लागू होती हैं। तो इसे कहा जाता है क्या? अस्थाई विधि। फिर क्या है? राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश। अब राज्यपाल और राष्ट्रपति क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। आपको पता है कि राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जारी करता है और ये 123 के अंतर्गत जारी करते हैं, राष्ट्रपति जारी करते हैं। राज्यपाल ऐसे विधि पर यानी ऐसे विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिस पे विधि का निर्माण विधानसभा कर सकती हो, और राष्ट्रपति ऐसे विधि पर जारी कर सकते हैं जिस पर विधि का निर्माण संसद कर सकता हो। ठीक, तो यहाँ पे राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा आपके विचार में कि इसे यहाँ क्यों नहीं रखा? देखिए, अध्यादेश अस्थाई नहीं होता है जब तक कि उसे संसद या विधानमंडल पारित। भाई, राज्यपाल अगर अध्यादेश जारी करता है तो विधानमंडल पारित करेगा, और अगर राष्ट्रपति जारी करता है तो संसद करेगा। और नहीं तो इसकी जो अवधि होती है वो कितने माह की होती है? 6 माह की होती है। कोई भी विधि जब अध्यादेश जारी होता है, चाहे राष्ट्रपति करे चाहे राज्यपाल करे, तो 6 माह तक वो मान्य होती है। 6 माह के बाद जो है वो, अगर 6 माह के अंदर संसद की दोनों सदनों ने उसे पारित कर दिया, अगर राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल है, मतलब राष्ट्रपति तो संसद और राज्यपाल है तो विधानमंडल, अगर पारित कर दिया तो अस्थाई विधि बन जाएगा। नहीं तो 6 महीने के बाद क्या है वो समाप्त हो जाएगा। अभी हम लोग जब राष्ट्रपति और राज्यपाल पढ़ेंगे देश को बढ़िया पढ़ेंगे, अभी इतना समझिए केवल। ठीक, तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश, ये जो अध्यादेश जारी करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछता है कितने माह के लिए होता है? 6 माह के लिए होता है। राष्ट्रपति किस में जारी करता है? 123 में, राज्यपाल 213 में। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको और डिटेल में। इसके बाद क्या, देखिए एक चीज यहां लिखा है, विधि का बल रखने वाली रूढ़ी और प्रथा। देखिए ये बड़ा व्यापक शब्द है। व्यापक शब्द का सेंस ये है कि बहुत सारी प्रथाएं, या हम ऐसे कह लें अपने बोलचाल की भाषा में कि बहुत सारे रिवाज चलते हैं हमारे यहाँ। ठीक, और इन रिवाजों का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि इन रिवाजों का उल्लेख, यानी ये जो प्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं, इनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। लेकिन ये ऐसी हैं कि इनको मानना जो है वो अनिवार्य हो जाता है हम लोगों के लिए। तो अगर ऐसी कोई रूढ़ी या प्रथा है तो उसको किसमें रखा जाएगा? विधि के अंतर्गत परिभाषित किया जाएगा। और अगर ये आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उल्लंघन की सीमा तक क्या हो जाएगी? ये शून्य हो जाएगी। तो अभी हम इसको बताएंगे कैसे क्या होता है। ये इतना समझ में आया? विधि की परिभाषा अनुच्छेद 13 किसे कहेंगे? विधि तो संसद और विधानमंडल के द्वारा जारी अस्थाई विधि, यानी जो अस्थाई विधि का निर्माण होता है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश और विधि का बल रखने वाले रूढ़ी एवं प्रथा। ये प्रथाएं देखिए बहुत सारी चीजें चलती है। अभी आप देखिए 3 तलाक का एक मुद्दा चल रहा था हमारे यहाँ। तो 3 तलाक में क्या था? उसका उल्लेख तो संविधान में नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी एक मानना अनिवार्य था। ठीक, अभी आप देखिए क्या नाम है, जैन धर्म में संलेखना विधि चलती है। जैन धर्म में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति जो है वृद्धावस्था में चले जाए, अपंग हो जाए, या ऐसी कोई बीमारी हो जाए कि ठीक ना हो, तो उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दो। वो भी एक प्रकार का प्रथा है। उस जल्लीकट्टू तमिलनाडु में, ऐसे कई सारे ज्वलंत मुद्दे हमारे आसपास में जो है वो चलते रहते हैं। महिलाओं को मंदिरों में या किसी विशेष वर्ग को मंदिरों में या ऐसे स्थानों में ना प्रवेश करने का जो है तमाम सारी प्रथाएं चलती हैं। साउथ में बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये क्या है? इनका उल्लेख किसी संविधान में नहीं, भारतीय संविधान में या किसी भी विधि के अंतर्गत नहीं है। लेकिन फिर भी मानना जो है इनका अनिवार्य है। तो यही क्या है? रूढ़ी और प्रथा है। और ये अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं तो उल्लंघन की सीमा तक शून्य माना जाएगा। तो ये हो गया विधि की परिभाषा। अब बात यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि कोई भी विधि जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उल्लंघन की सीमा तक जो है वो क्या मानी जाएगी? शून्य मानी जाएगी। क्या हो जाएगी? उल्लंघन की सीमा तक जो है वो शून्य मानी जाएगी। अब देखिए इसमें कई उदाहरण है आपके सामने। एक उदाहरण आपके सामने बहुत ज्वलंत है, अभी जल्दी जो है ये आया कि ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पूछा भी गया है।
देखिए एक मामला आया, तीन तलाक का। ठीक, अभी चूंकि ये बहुत जल्दी का ही है तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। देखिए तीन तलाक इस्लाम में, एक इस्लाम धर्म में जो है एक प्रवृत्ति थी, मतलब थी कह सकते हैं इसको, क्योंकि वर्तमान में तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ। तो इसमें था क्या, इसमें यह था कि कोई पुरुष, यानी इस्लाम धर्म मानने वाला पुरुष अपनी पत्नी को जो है 3 बार तलाक बोल दे तो उसका जो है विवाह विच्छेद हो जाता था, यानी उसका जो विवाह है वो समाप्त हो जाता था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको यहाँ पे समझ लीजिए अप्लाइड में देखना है कि कैसे जो है ये उल्लंघन कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे जो है ये तो था इस्लाम में, था क्या कि हमने आपको बच्चे बताया कि अगर कोई पुरुष किसी मतलब अपनी पत्नी से 3 बार तलाक बोल देता है तो उसका जो है मतलब विवाह जो है वो समाप्त हो जाता था, यानी विवाह विच्छेद हो जाता था। ठीक, अब यहाँ पे महिलाओं के मूल अधिकारों का उल्लंघन था। कैसे, यहाँ पे भी देख रहा कि कौन कौन से मूल अधिकार का उल्लंघन ये 3 तलाक कर रहा था। तो देखिए पहला तो ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहा था। अनुच्छेद 14 यानी समता का अधिकार है, इसमें पीछे हम क्लास में बताएं, अभी और डिटेल में पढ़ेंगे समता के अधिकार को। ठीक, तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कैसे कर रहा था ये, ऐसे कर रहा था कि यहाँ पे तलाक बोलने का अधिकार केवल पुरुषों के पास था, महिलाओं के पास नहीं था। और अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। यानी विधि के समक्ष समता का मतलब, ये आगे हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 14, ध्यान में रखिएगा। विधि के समक्ष समता का मतलब कि कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है, सब इक्वल हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद 14 क्या कर रहा था, समता के, यानी अनुच्छेद 14 जो है समता का अधिकार है, और जो 3 तलाक है वो मुस्लिम महिलाओं के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहा था, यानी समता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा था। इस आधार पे विधि का यानी मूल अधिकारों का, भाई अनुच्छेद 14 हमारा मूल अधिकार है। और फिर एक चीज और है, ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहा था। अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 21 में जो है जीवन का अधिकार है, और अनुच्छेद 21 में एक अधिकार आपको मिला हुआ, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, राइट टू डिग्निटी मिला हुआ है, राइट टू डिग्निटी मिला हुआ है, और राइट यानी सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार। तो जब महिलाओं को तलाक दिया जाता था तो जो उनका सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है उसका क्या था, उल्लंघन था। तो दूसरे भाषा में कह लें तो 3 तलाक 14 यानी अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 21 का क्या कर रहा था, उल्लंघन कर रहा था। और उल्लंघन के आधार पर इसे क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अमान्य कर दिया, यानी अवैध घोषित कर दिया। ठीक, और ये 3 तलाक हमें जो बताया रूढ़ियों प्रथा, तो ये प्रथा थी, ना कि इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया था। लेकिन ये अब देखिए यहाँ 2 प्रकार से क्वेश्चन, एक तो किसे हाल में निरस्त किया गया 3 तलाक को, किस आधार पर निरस्त किया गया, तो आधार क्या था, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन। 14 में समता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार और 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार है, लेकिन इसके अंतर्गत जो है जो सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है इसका क्या कर रहा था, ये उल्लंघन कर रहा था। इसी आधार पर इसे जो है बैन कर दिया गया। एक अभी हाल में आया जो है 377, ध्यान रखिएगा ये 377 आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है क्या 377। देखिए 377 में देखिए ये हाल फिलहाल में घटनाएं हुई हैं। 377 में क्या था कि इसमें अननेचुरल सेक्स है। अननेचुरल सेक्स का मतलब मेल मेल या फीमेल फीमेल से अगर फिजिकल रिलेशन बनाता है तो अनुच्छेद 300 आईपीसी यानी धारा 377 के अंतर्गत ये क्या था, अमान्य था, यानी ये क्या था, अपराध था। एक चीज और इसमें एक और है ह्यूमन और एनिमल, ठीक है, यानी मानव और जानवर। तो क्या किया गया, देखिए इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने माना
कि जो मेल मेल या फीमेल फीमेल का जो फिजिकल रिलेशन का मुद्दा है, ये उनके इच्छा पर निर्भर होना चाहिए, और ये इनके अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहा था, सॉरी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहा था, समानता का अधिकार का उल्लंघन कर रहा था, और इस आधार पर क्या किया गया, इसे निरस्त कर दिया गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये लोगों की इच्छा है, वो अपनी इच्छा के अनुसार जिससे चाहे उससे रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन इसे पूर्णतः निरस्त नहीं किया गया, आंशिक रूप से निरस्त किया गया। क्योंकि अनुच्छेद 13 यही कहता है कि अगर कोई मूल अधिकार कोई विधि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो मूल अधिकारों के उल्लंघन की सीमा तक उसे शून्य माना जाएगा। यानी जहां तक उल्लंघन करती है वहीं तक केवल शून्य माना जाएगा। तो यहां पर क्या किया कि इसने 14 का उल्लंघन किया, तो अनुच्छेद 377 को आंशिक रूप से इनवैलिड किया गया। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी ह्यूमन और एनिमल, अगर कोई मनुष्य किसी जानवर से रिलेशन बनाता है तो वो क्या है, अपराध है, और किसके अंतर्गत आएगा, इसी आईपीसी 377 के अंतर्गत आएगा। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया है कि 377 क्या है, तो उसने दिया था अनुच्छेद है क्या, तो ये आईपीसी इंडियन पिनल कोड यानी जो है धारा है ये 377, और इसीलिए पूछा गया था क्योंकि उसी समय निरस्त हुआ था। ठीक, फिर एक आया जो है सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश और आया यहीं पे, ये भी आईपीसी है, ध्यान रखिएगा, आईपीसी 497 यानी धारा 497। इसमें क्या था, इसमें यह था कि अगर कोई भी विधि, सॉरी इसमें था कि अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी महिला से रिलेशन बनाता है तो उस पुरुष को 10 वर्ष की सजा का प्रावधान था। कितने वर्ष का, 10 वर्ष की सजा का प्रावधान था। अगर कोई शादीशुदा महिला किसी पुरुष से रिलेशन बनाती है तो उसके लिए किसी भी सजा के प्रावधान नहीं था। तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहा था। क्यों? क्योंकि या तो सजा हो तो दोनों को हो, और अगर सजा ना हो तो किसी को ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूर्णतया निरस्त किया। यानी अब इसके ऐसे मामले में किसी को, ना पुरुष को ना महिला को, किसी प्रकार की कोई सजा नहीं है। ठीक, तो ये दोस्तों अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13, एक में विधि की परिभाषा और एक में किसकी परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है। ठीक, अब देखिए इसके बाद जो है, अभी आप जल्दी एक केस देखे होंगे, एक मामला आया था आधार कार्ड को लेकर के। आधार कार्ड का जब मामला आया तो ये गया सुप्रीम कोर्ट, और आधार कार्ड इसलिए गया कि जो हमारा निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हमें मिला हुआ है, ये मूल अधिकार है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार है वो हमारा क्या है, मूल अधिकार है, और जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो ये हमको मिला हुआ है। यानी कोई भी विधि अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उल्लंघन की सीमा तक जो है वो शून्य होगी, और इसका प्रावधान कौन करता है, अनुच्छेद 13 करता है। अगर पूरी की पूरी विधि करती है तो पूरी विधि निरस्त हो जाएगी, अगर पूरी विधि नहीं करती है तो केवल और केवल जहां तक निरस्त उल्लंघन होता है वहीं तक जो है वो क्या होगा, शून्य माना जाएगा, या ऐसे कह ले वहां तक जो है वो शून्य हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 13 और व्यापक है। अगर इसको हम देखें तो वर्तमान में कोई भी, अगर आप देखते होंगे कोई भी विधि बनता है, चाहे संसद बनाए चाहे विधानमंडल बनाए, तो एक बार न्यायालय जाता है, और न्यायालय क्या करता है, इसको चेक करता है कि ये जो है विधि यानी संविधान के यानी मूल अधिकारों का, यानी हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है या नहीं करता है। अब आप देखिए 1978 में केस आया मेनका गांधी बनाम भारत संघ, एक केस है जिनमें जो है ये हुआ कि विदेश जाने का अधिकार मिला हमें, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये विदेश जाने का जो अधिकार है ये हमारा क्या है, मूल अधिकार है, और अनुच्छेद 23 के सॉरी 21 के अंतर्गत जो है इसे यानी जीवन का अधिकार जो इसके अंतर्गत जो हमें अधिकार दे दिया गया। ठीक, तो ये समय समय पर चीजें आती रहती हैं कि कौन सा अधिकार हमारा मूल अधिकार है या कौन सा अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है। अब दोस्तों इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो अनुच्छेद यानी पहला पढ़ना है, मूल अधिकार जो हमारा था वो पहला पढ़ना, हमने आपको पहले बताया था
कि भाग 3 जो है हमारा, यानी भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक का उल्लेख किया गया है, लेकिन जो हमारा मूल अधिकार है वो 14 से लेके कहाँ तक है, केवल 32 तक है। और इनकी जो मूल अधिकारों की संख्या है वो कितने हैं, यानी 6 मूल अधिकार जो हमको मिले हुए हैं। अब अगर आप गौर करेंगे तो 14 से लेके 32 तक है मूल अधिकार कितने, 6। लेकिन अगर कहीं आप अनुच्छेद वाइज जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाते भाई, 7 मूल अधिकार तो यहीं हो गए। उसके बाद जो है भाई 14 और उसका 6 20 और ये 7 हो जाएंगे इधर। फिर आप जाएंगे तो 30, तो कितने हो गए, 17 हो गए। उसके बाद जो है टोटल जो है 19 मूल अनुच्छेद आते हैं इसके अंदर, यानी 14 से लेकर के 32 के बीच में टोटल 19 अनुच्छेद आते हैं। तो ये अनुच्छेद के अनुसार मूल अधिकार नहीं बटे हुए हैं, ये पेयर में बटे हुए हैं। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि टोटल 6 हैं और पेयर में बटे हुए हैं। जैसे समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरोध 23 से 24। तो इससे पेयर में बटे हुए, तो इनकी संख्या कुल कितनी है, 6। तो राज्य की परिभाषा हो गई, विधि की परिभाषा हो गई, और इसके बाद जो है हम लोगों को पढ़ना है और मूल अधिकार की संख्या 1 यानी समता का अधिकार, जिसमें 14 से लेकर के 18 तक के अनुच्छेद पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा है तो इसको हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। तो आज इस क्लास में इतना, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।